हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा गार्डन। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो पहला लेक्चर है वो कवर अप किया जा चुका है। इसमें ये जो लेक्चर है, पहला जो लेक्चर था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उद्भव से संबंधित जितने भी तथ्य थे, उद्भव से संबंधित, विस्तार से संबंधित जो समझने वाली बातें थी वो सब हमने पहले कर लिया है। यहाँ जो हम बात करेंगे वो है क्या, इस सभ्यता की जो मुख्य बिंदु है जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका पार्ट 1 क्या है कि वीडियो डल चुका है, उसका जो लिंक होगा वो इस ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेना उस वाला पार्ट को। ये पार्ट 2 है बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि इसकी खोज का श्रेय है सबसे पहले चार्ल्स मैसन को दिया जाता है। खोज कैसे हुआ था वो पहले वाले लेक्चर में कवर अप किया जा चुका है। तो एक व्यक्ति है चार्ल्स मैसन, उन्होंने इसकी खोज की थी और 1826 ईस्वी के आसपास की बात है। उस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र का मुआयना किया था और वो क्षेत्र था पाकिस्तान के का क्षेत्र, जो उस टाइम पे भारत ही का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में तो इनको सबसे पहले से खोज का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने इसकी खोज की। दूसरा है विधिवत रूप से इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी द्वारा की गई और इन्होंने किस स्थल की खोज की थी, हड़प्पा स्थल की खोज की थी। अब एक चीज़ और कि जो आपको स्थल जानना हो ना कि कौन सा स्थल कहाँ है, तो इस वीडियो में मैप दिया हुआ है, मैप वाले पार्ट पे आप जाके जूम आउट करके देख सकते हो, या फिर इसमें एक लिंक देंगे हम जहाँ पे आपको इसका इमेज टेलीग्राम पर लिंक मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा इमेज, और नहीं तो आपको वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके इमेज को जूम आउट करके सब देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलो। तो इस सभ्यता में क्या है, हड़प्पा स्थल की खोज की थी किसने, राय बहादुर दयाराम सहनी ने, और ये पहला स्थल था जो 1921 ईस्वी में खोजा गया था इनके द्वारा। इसी कारण से क्या कहते हैं, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा का स्थल की आपको बात करें ना तो कुछ इस जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भारत है, भारत का ये पार्ट है जो कि पंजाब का जो आसपास क्षेत्र है, तो ये पंजाब का जो क्षेत्र है ये वाला, ये पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है। तो उस जगह पे आपको हड़प्पा स्थल मिलने को मिल जाता है और यहाँ पे ऐसे सिंधु नदी कुछ ऐसे जाती है, तो यहाँ पे ये आपका हड़प्पा स्थल मिल जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब ये है कि पूरे ऐतिहासिक युग को 3 भागों में बांटा गया इतिहास को, और पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, और बस मतलब इतना सा है कि जिस काल के बारे में लिखित विवरण है और पढ़ा जा चुका है, लिखित विवरण के आधार पे और पढ़ने के आधार पे क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में ये कहा जाता है कि उसके काल में ना कोई लिखित विवरण था, और जब लिखित विवरण नहीं था तो पढ़ा भी नहीं गया। इस वाले काल में आदि ऐतिहासिक युग की बात में क्या आता है कि इस काल में लिखित विवरण तो उपलब्ध था, लेकिन क्या था, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जिस कारण से इसको आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। और ऐतिहासिक युग की बात मतलब जिसको हम पढ़ भी पाए हैं, जिसका लिखित विवरण भी है और हम पढ़ भी पाए हैं, वो लगभग ऐतिहासिक युग की जो शुरुआत है वो 500-600 ईसा पूर्व के आसपास, उत्तर वैदिक काल के आसपास शुरू होता है। बोले सर उत्तर वैदिक काल के जो कुछ ग्रंथ के बारे में जानते हैं, तो उस थोड़ा सा संस्कृत का क्लिष्ट ग्रंथ था। ठीक है, जो आज का जो संस्कृत है थोड़ा डिफरेंट था, जिसके कारण से पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो उससे पहले का इतिहास, उसके बाद का इतिहास, तो लगभग इस इतिहास का जो युग शुरू होता है वो 3000 ईसा पूर्व से लेके और इधर आपको देखने को मिल जाता है 600 के आसपास तक, जिसमें बीच में ये आ जाता है। चलो नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में। क्या 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा क्या हुआ कि सभ्यता का खोज हुआ। ठीक है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से घोषित किया गया, और इस इन्हीं के द्वारा, क्यों, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे किसके, भारतीय पुरातत्व विभाग के, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा किया गया था, और ये इनके नेतृत्व में 1924 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई कि ये एक सभ्यता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका इसका विस्तार जो है ना, पश्चिम में सुतकांगे रोड से, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांदा तथा दक्षिण में दाइमाबाद। विस्तार कैसे है ऊपर में हमने बता दिया है, आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा दें तो चलो दिखा देते हैं। कुछ ऐसी संरचना मान लो, ऐसे कुछ, ये आपका हो गया पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, अब इस पर मैं मैप भी बना दूँ ना तो बना दूंगा, कोई डाउट दिक्कत नहीं है इसके लिए। चलो मैं बना ही देता हूँ यार।
ठीक है जी। तो ये कुछ यूपी और ये आपका यहाँ पे दहमाबाद। एक मिनट यार, इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। देखो ऐसे समझ लो बस आप। आगे ऊपर में मैंने मैप डाल दिया है, वहाँ पे आप जाकर देख लेना। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मैप बनाने में। तो ये वाला जो जगह है आलमगीरपुर यूपी का, ये मांदा हो गया आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये आपका हो गया सुतकांगेडोर जो पश्चिमी विस्तार है इसका, और नीचे में ये है दाइमाबाद जो सबका दक्षिणी विस्तार है सबसे ज़्यादा। तो उत्तर दक्षिण में, उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में जो हो गया विस्तार वो सुतकांगेडोर, और पूरब में ये आलमगीरपुर का क्षेत्र। तो इस तरीके से विस्तार आपको देखने को मिल जाता है जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार देख रहे हैं तो लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण जो लगभग विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर का। संपूर्ण भौगोलिक विस्तार की बात कर ले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि इस पूरे सभ्यता का जो त्रिभुजाकार आकृति में जो सभ्यता है इसकी पूरे की बात कर ले तो ये पूरा जो विस्तार है, इस पूरा विस्तार को हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये 13 लाख किलोमीटर का विस्तार है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर का विस्तार है इस पूरे सभ्यता का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। एक बात समझना, आपने किसी 10 गांव की खोज की और बाद में पता चला कि जो डिवीज़न हो गया है 2 जगह में, क्षेत्रों में बट गया है, मतलब एक पंचायत, ये क्या प्रखंड बोलते, मतलब मान के चलो कि 20 गांव है, 20 गांव और एक पंचायत था पहले, लेकिन वो क्या कि पंचायत 2 भागों में बट गया, 2 पंचायतें बट गया। और तो एक जो 10 गांव है उसमें से 5 गांव किसी और पंचायत में और 15 गांव किसी और जगह पे चले गए। ठीक है, तो उसमें से कह सकते हैं कि पूरा जो दोनों पंचायत को मिला ले तो उसका जो सबसे बड़ा जो स्थल है, ठीक है, वो क्या है मोहनजोदाड़ो। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का 2 देश है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब बंटवारा हुआ 1947 के बाद तो ये बोला सिंधु और क्या बोलते हैं भारत का जो सबसे ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदाड़ो, और वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका सिंधु नदी है और इस जगह पे आपको मिल जाता है मोहनजोदाड़ो, और यहाँ पे हड़प्पा है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा है। तो ये मोहनजोदाड़ो है जो सबसे बड़ा क्या है स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है? राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में। मैं फिर से आपको मैप बना के दिखाऊं, जो कि आपका सब मैप ना दिया हुआ उसमें, ये हरियाणा आसपास क्षेत्र है और यहीं पे आपको मिल जाएगा राखीगढ़ी। और भारत का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। ठीक है, ये सब कुछ मैप वहाँ पे डाला हुआ, आप वहाँ पे जाकर देख लेना। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ ऊपर ऊपर से। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इस स्थल की खोज किसने की थी? सूरजभान जी ने की थी। आगे हम फिर बात करेंगे इसके बारे में क्या क्या है। नेक्स्ट आपका इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण तकनीक के रूप में लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। इसमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बनाई जाती थी। लुप्त मोम विधि पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या है। अब क्या है कि इसमें मूर्ति का जो निर्माण होता था वो कांस्य की मूर्ति होती थी, नर्तकी की मूर्ति होती थी, जिसका ये आज जो मोहनजोदाड़ो जगह है ना, वहाँ से बहुत बड़ी नर्तकी की मूर्ति मिली थी, सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की। और वो जो है अभी फ़िलहाल क्या है, तो उस पर विवाद ही चलते रहता है। पाकिस्तान कहता है मेरा है, वो कहता है भारत कहता है हमारा है, तो उसके आधार पे विवाद चलते रहता है। चलिए उसकी बात बाद में कर लेंगे हम लोग, कभी आगे देख लेते हैं हम लोग। इस सभ्यता की लिपि को लिखने की विधि बेस्ट्रोफेडोन है, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है तथा इसकी दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर होती थी। पहला पंक्ति दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, और नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। जहाँ से शुरू खत्म हुआ वहीं से शुरू कर देना है। ये क्या है विधि, पूरी तरीके से हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया है, आप वहाँ पे जाके देख लेना जी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यह लिपि भाव चित्रात्मक रूप में थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये कि आज जो आप शब्दों में लिखते हो ना, क ख ग घ अंग, इस तरीके की बातें उस टाइम पे नहीं होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक मतलब चित्र के रूप में समझाया जाता था चीज़ों को, तो वो थी जैसे आज आप इमोजी का कॉन्सेप्ट देखते हो उस तरीके की बातें। चलो आगे। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण में इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का उपयोग करते थे। भवन निर्माण में इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या है वो सब पहले बताया जा चुका है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखो इस पार्ट में अभी आप नीचे जाओगे ना, तो इस एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा वीडियो का पार्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नीचे जाओगे तो नीचे में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। बाकी ये जो विशेषता के तौर पे मैंने पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप वहाँ जाकर देख लेना उस वाले पार्ट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
इस सभ्यता में सड़कों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था, और पूरा कहे तो नगर बसाने के लिए ग्रिड पद्धति का मतलब ये कि कुछ ऐसे समकोण पे काट दो, फिर आपसे यहाँ पे, तो ये कुछ जाली नुमा संरचना के रूप में आप क्या करते हो, सड़कों को बनाते हो, ठीक है। तो ये ग्रिड पद्धति है। कहते हैं लोथल एवं सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह समझते हो, इस काल में ना, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जब आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बंदरगाह के लिए वो 3-4 टर्म का यूज करते हैं। एक करते हैं आपका, एक जो वर्ड यूज करते हैं वो है पत्तन, दूसरा जो है वो है बंदरगाह, एक है आपका गोदीवाड़ा, बहुत खतरनाक नाम ये लोग यूज करते हैं, और एक नाम होता है डकयार्ड, ठीक है। ये बेसिकली इंग्लिश नाम है लेकिन वो लोग हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक ही चीज़ के लिए, बंदरगाह के लिए आपके एग्ज़ाम वाले जो लोग हैं वो 4-5 वर्ड का यूज़ करते हैं, पत्तन, गोदीवाड़ा और डकयार्ड और बंदरगाह, ये 4 वर्ड हैं। आप जब भी ये इसलिए बता दिया हूँ कि क्वेश्चन जब भी पूछते लोग तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। और लोथल और सुतकोतदा जो कि भारतीय क्षेत्र में था, ये 2 भारतीय बंदरगाह के रूप में बहुत प्रमुख थे। एक सुतकांगेडोर का भी नाम आता है जो कि उधर में आपको बंदरगाह पाकिस्तान क्षेत्र में मिल जाता है। चलो जी आगे देखते हैं। इस सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, इस सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। इस काल में माप तौल की इकाई के रूप में 16 तथा उसके गुणक के रूप में उपयोग किया जाता था। आज हम लोग 50 ग्राम 100 ग्राम करते हैं, उस टाइम पे 16 का गुणक होता था, 16, 32, 64 ऐसे करके हम लोग गुणक के रूप में उसका यूज़ करते थे, ठीक है जी। चलो आगे कह रहा इस सभ्यता का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। वणिक वर्ग का मतलब ये होता है, चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी, नगर में क्या है कि आप व्यापार करते हो ना, कृषि आधारित व्यवस्था बहुत थी, बिल्कुल थी, क्योंकि उसके बिना तो आधार ही नहीं, नगर का आधार तो बिल्कुल खत्म है। और आज के डेट का वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि पूरा कहीं से दूसरे देश से लेके सामान ला के अपने यहाँ बेच रहे हो, तो उतना तो कॉन्सेप्ट था नहीं, था व्यापार का साधन था, दूसरे जगह से सामान हमारे यहाँ आता था, हमारे यहाँ से किसी और जगह जाता था, जो कि सुमेरिया मेसोपोटामिया के हम लोग बात करते हैं। लेकिन आप उतने बृहद तरीके से नहीं जो कि आज होता है, लेकिन फिर भी क्या था, नगर का तो साधन कृषि आधार था, लेकिन चूंकि नगरीय सभ्यता थी मुख्य रूप से, तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है कि ये वणिक वर्गों के मतलब जो व्यापार करके जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, वणिक वर्ग कहते हैं। जो लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, व्यापार करके जीवन यापन करते हैं, उनको वणिक वर्ग कहते हैं। तो इस सभ्यता का जो पूरा शासन प्रणाली था वो वणिक वर्गों के हाथों में था। राजा जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। राजा का कॉन्सेप्ट आपको उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर महाजनपद काल से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। इस सभ्यता की जो बात है, इस सभ्यता में जितने भी घर थे उनके घरों के दरवाजे आगे की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खोलते थे। आज जैसे आप देखते हो कि घर के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वो कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन जो लोथल नगर था उसके घर के दरवाजे एकमात्र ऐसा अपवाद स्थल है जिसके घर के दरवाजे क्या था, बाहर की ओर मतलब सड़क की ओर खुलते थे। और ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यताएं हैं जो कि सही भी हो सकती है कि चूँकि ये व्यापार का साधन था, पतन का नगर मतलब पतन था, बंदरगाह था, तो यहाँ पे सामान ले जाने और लाने में आसानी हो सड़क के माध्यम से, इसलिए सड़क की ओर इसके दरवाजे, घर के दरवाजे खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते हैं, ठीक है। इस सभ्यता से शिव पूजा, देखिए इस सभ्यता से शिव पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा तो स्वास्थ्य चिन्ह के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब इस सभ्यता में शिव पूजा, वृक्ष पूजा के आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। वृक्ष में पीपल का पेड़ का पूजा किया जाता है, पशु पूजा में कुबर वाला सांड तथा स्वास्थ्य के चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर से कपास तथा पक्के ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर कौन सा जगह, जो आपको इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार है, जो यूपी के मेरठ जिला में पड़ता है, वो वाला जो जगह है उसको बोलते हैं आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर से कपास तथा पक्के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से क्या है, वृत्ताकार मुहर के साक्ष्य मिला है। मुहर का मतलब वो जो आप क्या करते हो, पैसे के रूप में उपयोग करते हो वो, ठीक है, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसको बोलते हैं मेलुहा शब्द, ठीक है। इस सभ्यता के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसको क्या बोलते हैं, मेलुहा बोलते हैं, ठीक है जी। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है जी, ठीक है। चलो
आगे देख लेते हैं हम लोग प्रमुख स्थल देख लेते हैं अब क्या क्या प्रमुख स्थल है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो प्रमुख स्थल के रूप में हम लोग देख रहे हैं वो है अफगानिस्तान का जो स्थल है, ठीक है, अफगानिस्तान का स्थल। हम लोग 3 कंट्री के आधार पे क्या करेंगे, इसके स्थल को देख लेंगे, प्रमुख जो स्थल है वो पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और क्या है भारत। 3 स्थान के आधार पे हम लोग पूरे स्थल को समझ लेंगे। चलो देखते हैं। अफगानिस्तान में है पहला सोर्तुगई। सोर्तुगई जो स्थल है वो है क्या है, व्यापारिक केंद्र की बस्ती थी। पहले ही बताया मैंने कि ये कोई स्थल नहीं था, इस सभ्यता के स्थल नहीं थे। चूंकि इस सभ्यता से इनका लिंक था इसीलिए हम लोग इस सभ्यता का स्थल के रूप में इसको मानते हैं, ठीक है। चलो, यह एक व्यापारिक बस्ती थी। कुछ ऐसे अब हम आपको बता दें, ये जो आपका है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये जो पीओके का इधर पार्ट है ये अफगानिस्तान पर जाता है। तो यहाँ पे आपको सोर्तुगई और मुंडीगाक 2 जगह है जो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। सोर्तुगई और मुंडीगाक ये भी जो 2 स्थल है, ये दोनों स्थल क्या है यहीं पे मिल जाते हैं। चलो, इसका काम क्या था, व्यापारिक बस्ती के रूप में इसका उपयोग करते थे हम लोग। सड़ी संघ, ठीक है, सड़ी संघ की खानों से लाजवर्द के व्यापार के लिए स्थापित की गई थी। लाजवर्द बेसिकली नीले रंग का एक पत्थर होता है जिसका व्यापार हम लोग इस टाइम पे करते थे। चलो, यह अफगानिस्तान के बदखसान प्रांत में ओक्सस नदी के किनारे था। ये जो सोर्तुगई जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बोल दीजिएगा ओक्सस नदी के किनारे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक स्थल है मुंडीगाक, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का नाम बोलो तो फिर आपको ये 2 ऑप्शन याद रखने हैं, सोर्तुगई और मुंडीगाक। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो मैप है आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आप पता नहीं वीडियो में आएगा नहीं, ऐसे क्लिक करने पे PDF में क्लिक करने पे ये वेबसाइट पे आपको ले जाता है, वहाँ से आप मैप डाउनलोड कर सकते हो ऐसा कुछ। चलो, आप मैप को यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आप कहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का 2 स्थल हो गया, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान का जो प्रमुख स्थल है, यहाँ से कुछ जो प्रमुख स्थल, देखो हम इसे प्रमुख स्थल नहीं लिए, 1500 स्थल की खोज हुई है इस सभ्यता में। हमने 1500 स्थल नहीं पढ़ाया है, बस हमने क्या किया है कि कुछ जो प्रमुख स्थल है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश की है इस वाले चैप्टर में। और वही ज़रूरत है क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है आपको, तो रिसर्च करनी नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान का पहला स्थल है कौन सा, हड़प्पा। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने की थी और यह रावी नदी के तट पे है। कहाँ पे है, मैप देख लो आप, वहाँ पे देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से ये सिंधु नदी है और यहाँ पे आपको ये हड़प्पा देखने को मिल जाएगा रावी नदी के तट पे, ठीक है। ऊपर में आप देखोगे सिंधु की जो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियाँ हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाती है चीज़ें। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिलवाल जिला है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। हड़प्पा के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब हड़प्पा के जो मोहरे हैं, जो एक साक्ष्य के रूप में, मतलब कि हड़प्पा से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन, एक सींग वाला जो हिरन होता था पशु, उसके साक्ष्य मिले हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है, तो जिसको क्या कहते हैं, कुछ मातृसत्तात्मक समाज की ओर वो बताता है कि आप क्या है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। उर्वरता की देवी जो हम मानते हैं माताओं को, वो माँ उसको क्या कहते हैं, तो इसी आधार पे कह सकते हैं क्योंकि उसमें से पौधा को निकलता हुआ दिखाया गया हम स्त्री के गर्भ से। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलता है, तो ये 2, एक तो 2 हो ही गया, मोहरों पे एक श्रृंगी पशु का अंकन, मोहरों से स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य। दूसरा श्रमिक निवास, ठीक है, श्रमिक निवास के भी साक्ष्य मिल जाते हैं आपको देखने को। फिर एक सीधा में बने 6 अन्नागार के साक्ष्य मिल जाते हैं। कांस्य से निर्मित बैलगाड़ी के नमूने, कांस्य कर लेना यहाँ पे भी बिंदु, कांस्य निर्मित बैलगाड़ी के नमूने, ठीक है। RH-37 कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान का नंबर था और कुछ नहीं है, तो RH-37 नाम से कब्रिस्तान का जानकारी मिलता था हम लोग को, कहाँ से, हड़प्पा से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य है जिसको याद रखना, और इसकी सभ्यता की खोज किसने की, वो और किस नदी के किनारे। इसमें देखो क्वेश्चन सभ्यता कैसे बनता है, किसी भी स्थल से ये बनेगा कि वहाँ जो स्थल है जो प्रमुख है ना, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी खोज किसने की।
लेकिन उसके बाद उसका नाम नहीं पूछते हैं। जो 2-4 है जैसे मोहनजोदारो पूछ लेंगे आपसे, लोथल पूछ लेंगे, कालीबंगन पूछ लेंगे हो सकता है, फिर आपको हड़प्पा पूछ ले, लेकिन इसके अलावा किसी से ये नहीं, किसी भी स्थल के बारे में ये नहीं पूछेंगे कि इसकी खोज किसने की। हाँ, ये पूछेंगे कि वह किस नदी के किनारे पे है, किस देश का स्थल है, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो यही 2-3 आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं स्थलों से, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं हम लोग मोहनजोदारो के बारे में हम लोग देखते हैं। मोहनजोदारो के बारे में इसकी जो खोज है 1922 ईस्वी में किसने की? राखल दास बनर्जी ने की। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में हम आपको मैप बना के दिखा दे तो फिर आप तो एक तो फिर कि वही बात कि आप वहाँ से देख लेना, ये सिंधु नदी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोहनजोदारो देखने को मिल जाती है। चलो जी आगे देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, कांस्य की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, अन्नागार, पुजारी की मूर्ति, सूती कपड़े, मिट्टी की गाड़ी, हाथी का खोपड़ी इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी। यहाँ का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, तो वो है अन्नागार जी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जो स्थल है वो है चनहुद्रो। चनहुद्रो, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ पे है? तो ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है ना आपका, गुजरात के आसपास का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है वो सिंध प्रांत है। तो इन क्षेत्रों में आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाते हैं आपको देखने को क्या? ये चनहुद्रो स्थल। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजुमदार जी ने इनकी खोज की थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाबशाह जिले, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिले साक्ष्य जी? तो मनका बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी, लिपस्टिक आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे ये कर देना है, रूप में लिख लेना है। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये एकमात्र स्थल है ना पूरे का जिसके औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये था, यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिले हैं। वक्राकार ईंट का मतलब ये कुछ ऐसे समझ लो आप, ऐसे 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 करके, ये जो मिक्स बहुत सारी जो संरचनाएं होती है ना, मिक्स बनावटी संरचना, उसके आधार पे एक तो ईंट आपका सीधा ऐसे मिल जाता है, लेकिन ये जो संरचना है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, तो ये वक्राकार ईंट हो जाता है जी। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये आ गया, नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ से क्या है? दुर्ग रहित क्षेत्र मिले हैं। दुर्ग रहित क्षेत्र का मतलब ये है कि कोई भी आपसे आज के डेट में जो बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दुर्ग का कॉन्सेप्ट होता था कि आप चारों तरफ से अपनी सभ्यता को, नगर को क्या करते हो? घेरते हो। ठीक है, बाउंड्री वॉल जो करते हो वो। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वॉल का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, इसके कहा जाता है कि ये दुर्ग रहित क्षेत्र था। ठीक है, दुर्ग रहित क्षेत्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सूतकांगेडोर की बात कर लेते हैं हम लोग। सूतकांगेडोर वही जो सब इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, वो सूतकांगेडोर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है ये। इसकी जो खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। कौन सी नदी है? दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यह भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, यदि मैं बंदरगाह की बात कर लूँ तो आप 3 बंदरगाह तो आप देख ले ऊपर ऊपर से, सूतकांगेडोर, सूतकोतदा और क्या एक लोथल, ये 3 बंदरगाह थे। ठीक है, जिसमें से आप ये कहाँ पे है? सूतकांगेडोर एक दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इसके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये इस सभ्यता का, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या है? पश्चिमी स्थल है। ठीक है, चलो आगे भारत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, अफगानिस्तान के जो स्थल थे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए, भारत के ये पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट स्थल थे वो भी करवा दिए। अब भारत के जो इंपॉर्टेंट स्थल है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कालीबंगा पहला, इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने की थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये आपको मैं मैप बना के दिखा दूँ बॉस, तो ये कुछ राजस्थान, यहाँ पे आपको ये स्थल मिल जाता है कालीबंगा और हनुमानगढ़ जिले में मिलता है। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब आगे है
कि मुख्य रूप से यह मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जो सबसे इसकी प्रसिद्धि की बात किया तो वो मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिल जाते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य है, कच्ची ईंटों के बने मकान के साक्ष्य है, सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहड़े एवं मृदभांड के टुकड़ों के साक्ष्य। मृदभांड और सेल खड़ी मिट्टी से बना जो बर्तन वगैरह होता था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मृदभांड बोलते हैं। ठीक है जी, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। टुकड़े, मृदभांड के टुकड़ों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर जो हड्डी वगैरह ये सब उसके साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार ईंट का मतलब वो जो ईंट पे कुछ चित्र बनाया हुआ हो तो नक्काशी किया हुआ हो वो। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। आप अभी तक किले से देखो, दुर्ग और निचला शहर इन दोनों में असमानताएं ये है, डिफरेंस ये है कि दुर्ग में जो लोग रहते थे वो उच्च वर्ग के लोग थे, मतलब कुछ व्यापारी वर्ग, उच्च सरदार वर्ग के जो लोग हुआ करते थे इस सभ्यता में वो लोग रहते थे। और निचले शहर में जो लोग रहते थे वो सामान्य जन के लोग रहते थे, जो ऐसे ही अपना कोई सामान बेचने आए हैं या फिर वहाँ के गार्डिंग में देखभाल करने का काम करते हैं तो वो लोग रहते थे। और यहाँ की बात ये है कि ये सभ्यता में, मतलब इस सभ्यता के जितने भी स्थल है सब जगह पे थी, लेकिन यहाँ की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसका दुर्ग जो है, जो ऊपरी जो ये है स्थल है वो तो घिरा होता ही था, लेकिन जो निचला शहर है इसका वो भी घिरा होता था साथ साथ में। ठीक है जी, आगे हम लोग देख लेते हैं। युग्म समाधि के साक्ष्य तथा गर्त सावधान के साक्ष्य मिल जाते हैं हम लोग को। यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? युग्म समाधि। युग्म समाधि का मतलब ये होता है कि एक साथ क्या है, एक मिनट ऊपर कर ले हम आपको तो फिर समझा देते हैं। एक साथ क्या है, दो लोगों को आपको दफनाने का साक्ष्य मिल जाता है, मतलब एक ही कब्र मतलब जगह पे दो लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिल जाते हैं। फिर कह रहा है गर्त समाधान के साक्ष्य मिल जाते हैं। ये समाधान गलत है, सॉरी, समाधान ऐसे कर लीजिएगा, एक मिनट यार, ये तो युग्म समाधि समझा दिए। गर्त समाधान का मतलब ये होता है, समाधान पहले तो ऐसे कर लीजिएगा। गर्त समाधान का मतलब मिट्टी के नीचे खोद के आपको क्या करना है, उसमें बच्चों को डाल देते थे, तो गड्ढे के नुमा संरचना में समाधान, बच्चों को नहीं, सॉरी बच्चों को नहीं, किसी भी मृत चीज़ों को, तो गर्त समाधान का साक्ष्य मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है धौलावीरा। ये बहुत ही प्रमुख स्थल है, इसके बारे में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। चलो जी, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां स्थल है यूनेस्को का। यूनेस्को बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो कुछ प्राचीन धरोहर स्थलों को शामिल करता है या फिर प्राकृतिक स्थलों को भी शामिल करता है। दो तरीके की इसकी कैटेगरी होती है। एक होता है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, जिसमें बहुत सारी विविधताएं हो जिस जगह पे। ये इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, या तो ज्योग्राफी में या तो फिर इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की, जिसमें सांस्कृतिक रूप से जो कोई भी स्थल इंपॉर्टेंट होता है उसको शामिल किया जाता है इसमें शामिल होने के बाद क्या होता है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस संस्था की होती है, देखभाल की जिम्मेदारी होती है। पहला, सुरक्षा की जिम्मेदारी का मतलब नहीं कि वो लोग यहाँ आके इसकी देखभाल करेंगे, वैसा कोई वर्ल्ड वॉर कंडीशंस आ जाता है तो इस स्थल की जिम्मेदारी इनके पास चली जाती है। अदरवाइज तो देखभाल की जिम्मेदारी हमारे यहाँ के लोगों की रहती है, इसमें वो नहीं। दूसरी बात कि जब इस स्थल को शामिल किया जाएगा इसके अंतर्गत में, तो पर्यटन का साधन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग आके देख रहे हैं तो वेबसाइट को चेक करते हैं, बाहर से जो लोग घूमने वाले लोग होते हैं तो वो लोग देखते रहते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्थल है, तो वहाँ घूमने के आते थे, तो पर्यटन भी बढ़ जाता है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। यह गुजरात के कच्छ जिला में लूनी नदी के किनारे पड़ जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका त्रिस्तरीय विभाजन हुआ है। अभी तक जो आपने देखा होगा ना कि जो स्थल का विभाजन हुआ है कोई भी स्थल का, वो दो भागों में था, निचला शहर और दुर्ग, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर को दुर्ग कहते हैं, निचले वाले शहर को, ठीक है। इसका त्रिस्तरीय विभाजन हो, ऊपरी शहर, मध्य शहर और निचला शहर, तीन भागों में विभाजन हुआ है। यहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। हाँ, ये जो स्थल है जल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है, बहुत अच्छा उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था था, ठीक है, जो पहले वाले स्थल में तो था। देखो, इस सभ्यता की पूरी विशेषता ये है कि सब जगह पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था हम लोग को देखने को मिली है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यह हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जो इस काल के लिपि जो होते हैं उसके आधार पर। इस
मतलब इस ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। और ऊपर जो यूनेस्को की जो 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है, वो बेसिकली पिछले साल ही शामिल किया गया, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति शामिल हो, क्या है, पत्थर की जो बनी नेवले की मूर्ति है वो मिले हैं यहाँ से। गुम्बद नुमा कब्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वहाँ से क्या है, गुम्बद नुमा कब्र के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दैमाबाद। दैमाबाद क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे, कहीं कहीं पर गोदावरी नदी मिल जाएगा, लेकिन प्रवरा नदी भी मानिए, गोदावरी भी मान लीजिए, कहीं रहेगा गोदावरी नदी तो आप वो टिक कर दीजिएगा जी। गोदावरी नदी के किनारे ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। आपको बताए थे पहले ही कि जो विस्तार है, पश्चिमी विस्तार सुतकांगेडोर, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, उत्तरी विस्तार मालदा और दक्षिणी विस्तार दैमाबाद। तो दैमाबाद इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। चलो आगे देखते लगते हैं हम लोग। अब है राखी गढ़ी, जिसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। खोज करता है सूरजभान सिंह, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। हरियाणा के कहाँ पे पड़ता है राखी गढ़ी, वो तो हम पहले मैप में आप बता दिए हैं, फिर से आप पीछे जाइएगा वीडियो में, मैप को जूम आउट करके देख लीजिएगा। चलिए, इस सभ्यता का जो यह सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, ये इसकी विशेषता है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये बनवाली या बनावली भी कह देते हैं कुछ लोग, तो बनावली भी मानिएगा, ठीक है। इसको खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1975 ईस्वी में, घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी भी कहीं कह रहता है, ये आप लिख लीजिए हरियाणा रंगोई नदी के किनारे, ये मानिए, ये आप हटा दीजिए, घग्गर नदी हटा दो यार। ये रंगोई नदी के किनारे बनावली मिल जाता है आप लोग को देखने को। प्राप्त साक्ष्य है, क्या क्या मिले हैं, मिट्टी के बने हल मिले हैं, मिट्टी के बने चक्के के प्रतिरूप मिले हैं। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेष, इस सभ्यता में जो सबसे यूनिक है वो है मिट्टी के बने हल, जो कि सिर्फ बनावली से मिले हैं। तो इस आधार पर भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जगह सभ्यता का। फिर रोपर, रोपर पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। यहाँ से क्या मिला है, तो आपको मिल जाता है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे के कुल्हाड़ी, कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिल जाते हैं, मतलब कोई मालिक मर गया है तो उसको कुत्तों को भी उसके साथ दफना दिया जाता था, उसके साक्ष्य मिल जाते हैं यहाँ से आपको। फिर है लोथल। लोथल गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। रंगनाथ राव एक व्यक्ति है, उन्होंने इसकी खोज की 1957 ईस्वी में। भोगवा नदी के किनारे, गुजरात अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। सबसे प्रचलित कृत्रिम बंदरगाह के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो घोड़े के अस्थि पंजर, व्यापार के साक्ष्य, फारस की मोहर, युग्म समाधान। युग्म समाधान का मतलब दो लोगों को एक साथ क्या है दफनाने का साक्ष्य मिल जाता है। हाथी दांत मिला है, धान की खेती, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल से एकमात्र स्थल जहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं विशेषता के तौर पे। नेक्स्ट आपका सुतकोतदा, सुतकोतदा या सुरकोटदा, सुरकोटदा। इसके बारे में क्या क्या क्षेत्र है, कौन सा, कच्छ गुजरात का क्षेत्र। कच्छ का मतलब ये जो क्षेत्र है ना, ये कच्छ है, ये काठियावाड़ प्रांत में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये इस स्थल पे सुतकोतदा मिल जाएगा। और ये पूरा सागर का स्थल है, ठीक है, अरब सागर का जो पार्ट है, जल का क्षेत्र है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इस वाले। एक मिनट जी, बना देते हैं हम आपको। ये जो जगह है ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। चलो, घोड़े की हड्डियाँ में से मिले हैं साक्ष्य। घोड़े की हड्डियाँ सच मिले। बर्तन में समाधान। बर्तन में समाधान का मतलब है कि किसी छोटे बच्चे को दफनाना हो तो आप किसी मिट्टी के बर्तन में आप डालते हो तो दफना देते हो। यह भी बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह कौन कौन है, लोथल हो गया आपका, सुतकोतदा हो गया और सुतकांगेडोर हो गया। ये तीन इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह के रूप में मिलते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये बात हो गई, पूरे स्थल खत्म हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे होगा उसके बारे में कुछ विचार है, वो देख लीजिए आप लोग। पहला है बाढ़ सिद्धांत। कहता है कि एक तो ये है कि भूकंप आने से बाढ़ क्या आ गया। भूकंप आने से बाढ़ कैसे आ गया, कि सिंधु सभ्यता का जो ये निचला स्थल है, ये वाला जो स्थल है, इसमें सिंधु नदी का ये पार्ट आता है, ये गुजरात का क्षेत्र बेसिकली। तो यहाँ पे अरब सागर आ जाता है ना, ये अरब सागर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सिंधु नदी आगे मिलेगा, यहाँ पे पूरा ही बना देते हैं यार, तुम टेंशन मतलब तुम कहोगे यार सर इतना कैसे। ये देखो सिंधु नदी आ गया। चूंकि कह रहा है कि बाढ़ के सिद्धांत कैसे थी, इस स्थल में ना भूकंप आ गया। भूकंप आने से क्या गया, ये स्थल ऊंचा पड़ गया, तो ये नदी का जो जल है वो नीचे नहीं आ पाया। और नीचे नहीं आने के कारण क्या हो गया कि ये जो जगह है ये पूरा जलमग्न हो गया, ये पूरा जलमग्न हो गया क्षेत्र, और इस सभ्यता का अंत हो गया, ये कहने का मतलब है इनका। और विचार इस रखते हैं कौन से, आर एल रेक्स साहब, रेक्स है,
जो इस विचार को प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट है आपका नदी मार्ग सिद्धांत, नदी मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत। नदी मार्ग परिवर्तन का मतलब ये कि नदी जो थी वो अपना मार्ग परिवर्तन कर ली और जिसके कारण से सभ्यता का आधार ही खत्म हो गया। आज जो आप ट्यूबवेल वगैरह का प्रचलन देखते हो, ये आप मोटर यूज करते हो, तो उस टाइम पे तो ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जल का साधन क्या था? नदी था, जो कि कह रहा है कि नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया जिसके कारण से सभ्यता में आधार ही खत्म हो गया और इस सभ्यता का अंत हो गया। एक इतिहासकार है मार्टिन व्हीलर, और मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि बर्बर आक्रमण का सिद्धांत जिसके कारण से सभ्यता का अंत हुआ। और बर्बर आक्रमण का सिद्धांत कौन सा? तो चूंकि जो इसके बाद का जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, उसका उदय हुआ था और उस उदय के पीछे जो लोग थे वो थे आर्य लोग। और आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। मध्य एशिया कहाँ पे है? तो ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है ना, यहाँ पे उसके ऊपर में जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो जगह है वहाँ से जो लोग आए थे उसको बोलते हैं मध्य एशिया से आए हुए लोग। और इस लोगों को कहा जाता था आर्य जनजाति। और आर्य जनजाति के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ जिसके कारण से कहते हैं बर्बर आक्रमण का सिद्धांत। जो आक्रमण के कारण सभ्यता का अंत हुआ है, ये कौन कहते हैं? मार्टिन व्हीलर कहते हैं। दूसरा है क्रमिक पतन का सिद्धांत, क्योंकि पूरे सभ्यता को दो भागों में पतन हुआ था, तो दो भागों में बांटा था सब पतन के संबंध में। आकस्मिक पतन मतलब अचानक से जो पतन हो गया, और क्रमिक पतन का सिद्धांत जिसमें एक आता है पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। और इसके जो विचारक है वो है फेयर सर्विस। ये जो इतिहासकार है फेयर सर्विस, वो कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोगों में क्या हो गया कि सभ्यता में कुछ नया नहीं हो रहा था। ठीक है, कृषि होता था, नगर का आधार था, सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ गया और जनसंख्या बढ़ने लगा तो इस सभ्यता के जो आसपास का जगह जो संसाधन था, चूँकि सभ्यता का जो स्थल है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वो सब एक जैसा है, मतलब उतना ही का उतना ही है। और जनसंख्या बढ़ रहा है तो संसाधनों का दोहन ज़्यादा हो रहा है, और संसाधनों का दोहन ज़्यादा होने से क्या हो गया कि धीरे धीरे इस सभ्यता का जो आसपास का जो पारिस्थितिकी था वो बिगड़ने लगा, और बिगड़ते बिगड़ते लास्ट में सभ्यता का अंत हो गया। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत ज़्यादा लिखाया जा सकता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी के मेंस के लिए, लेकिन आपको इतना समझने की ज़रूरत है जी। चलो फिर ये पार्ट 2 खत्म हो गया और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा वैदिक सभ्यता का। ठीक है जी, बाय बाय।